नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे ललित गोयल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग और समाज से संबंधित है। इससे संबंधित जो है पहला वीडियो मैं बना चुका हूं, उसको आप लोग देख चुके होंगे। अब ये इसी टॉपिक से संबंधित दूसरा वीडियो है जिसमें सिद्धांतों की बात की जा रही है, तो कंटिन्यू करते हैं। पहले वीडियो में मैंने लिंग और समाज जेंडर सोसाइटी में जेंडर कंसेप्ट को क्लियर किया था। हार्मोन्स, जोड़े, गुणसूत्र, लिंग, इन सब पर चर्चा की थी। सभी पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमने नारीवाद कंसेप्ट पर चर्चा किया था। कैट मिलेट जो है प्रमुख नारीवाद, फुरियर फर्स्ट शब्द यूज किया गया। भारत में सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे और जो सिद्धांत थे उस पर भी हमने डिस्कशन किया था। एलिस्टीन ने कौन से सिद्धांत दिए? डोनोवाल और रिटजन ने 3 सिद्धांत दिए थे। लिंग भेद, लिंग असमानता और लिंग उत्पीड़नवादी, जेंडर डिफरेंसेस, जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर हरेसमेंट। जेंडर हरेसमेंट में 3 सिद्धांत थे, साइकोलॉजिकल, रेडिकल और सोशलिस्ट, और ये आपके इनइक्वलिटी में 2, लिबरल और मार्क्सिस्ट। इस वीडियो में हम जो है इन्हीं सिद्धांतों को, जो मुख्य सिद्धांत हैं जैसे लिबरल, मार्क्सिस्ट और रेडिकल और आपका ये सोशलिस्ट, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले आते हैं कुछ और थोड़ा डिटेल में, हालांकि उसमें भी इम्पोर्टेंट था लेकिन कुछ एक आध पॉइंट और इसमें बढ़ गए हैं। तो आते हैं उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी नारीवाद। अब देखिए, उदारवादी नारीवाद को लिबरल इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में इसके 2 नाम और हैं, उसको याद रखिए, शास्त्रीय सिद्धांत या लोक कल्याणकारी सिद्धांत। ठीक है, तो इसको शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है या लोक कल्याणकारी सिद्धांत के नाम से। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि शास्त्रीय सिद्धांत कौन सा है, उदारवादी सिद्धांत है, उग्र है, या सामाजिक सिद्धांत है, या मार्क्सिस्ट सिद्धांत है, तो या लोक कल्याणकारी सिद्धांत का संबंध किससे है। ठीक है, तो तीनों वर्ड आप याद करिए, 4 हो गए बल्कि, उदारवादी, शास्त्रीय, लोक कल्याणकारी और आपका लिबरल थ्योरी। तो ये जैसा कि हम बता चुके थे कि ये सिद्धांत के जो जनक हैं, फादर हैं, वो जॉन लॉक हैं। भारत में जो इस सिद्धांत की, नारीवाद उदारवादी की जो है शुरुआत की थी, वो राजा राम मोहन राय इससे संबंधित हैं। इन्होंने 1830 में महिलाओं की समानता की बात की थी, और महिलाओं की समानता की सबसे पहले बात करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है भारत में। तो कभी कभी इस पर भी पूछ लिया जाता है कि उदारवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है, या राजा राम मोहन राय का संबंध किस सिद्धांत से है, तो उदारवादी सिद्धांत से है। और ये सिद्धांत 1950 से 1960 के दशक में लोकप्रिय रहा। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यह सिद्धांत कब से कब तक पॉपुलर रहा, तो 1950 से 1960 के मध्य हम लगाएंगे। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो महिलाओं के साथ असमानता एवं उनका शोषण होता है, उसके लिए समाज ही जिम्मेदार है। समाज इसके लिए जिम्मेदार है, और यदि हम असमानता को, महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर तथा कानूनी अधिकार से इसको दूर किया जा सकता है। यानी यदि महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त हो और कानूनी अधिकार भी उनको मिले, तो यह समानता या महिलाओं का शोषण समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो समाज पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार है, समानता के लिए, और यदि महिलाओं को समान अवसर और कानूनी अधिकार मिले तो इसको दूर किया जा सकता है। तो अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, समान अवसर और कानूनी अधिकार की बात कौन सिद्धांत करता है, तो यहाँ पर हम लोग शास्त्रीय, उदारवादी या लोक कल्याणकारी या लिबरल थ्योरी लगाएंगे। ये समाज जिम्मेदार है, ऐसी बात कौन सा सिद्धांत करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इस सिद्धांत में जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है या वाक्य, वो क्या है, वो है, सभी मनुष्य ईश्वर द्वारा समान रूप से बनाए गए हैं। राज्य को नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, सभी मनुष्य ईश्वर द्वारा समान रूप से बनाए गए हैं, ये इसका मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं, सभी ईश्वर समान रूप से ईश्वर के द्वारा, इसीलिए सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है। और राज्य यानी सरकार को नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करनी चाहिए कानून द्वारा। तो समान अवसर और कानून की बात इसमें आ रही है।
तो राज्य को नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा किस सिद्धांत में अंतर्गत है? तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लगाएंगे उदारवादी सिद्धांत। या मनुष्य ईश्वर द्वारा समान रूप से बनाए गए हैं, ऐसा किस सिद्धांत में कहा गया है? तो हम उदारवादी सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं वो हैं एफ क्वेसने, दूसरे हैं जीन बैप्टिस्ट, तीसरे मॉन्टेस्क्यू, चौथे वोल्टेयर, फिर माल्थस, और फिर रिकार्डो, और फिर थॉमस पेन। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है ये, तो अक्सर आप माल्थस, मॉन्टेस्क्यू आप लोग जान, रिकार्डो भी बहुत फेमस है, वोल्टेयर, थॉमस पेन, जीन बैप्टिस्ट और क्वेसने इससे संबंधित है, याद रखिए नामों को। अब एक उदारवादी के साथ साथ एक नव उदारवादी भी नारीवाद की शुरुआत हुई है, जिसकी स्थापना, एक सोसाइटी की स्थापना हुई 1947 में, मोंट पेलेरिन सोसाइटी 1947 में स्थापना हुई, और उसने नव उदारवादी नारीवाद की शुरुआत की, जिसके संस्थापक सदस्य हैं फ्रेडरिक हायेक, मिल्टन फ्रीडमैन, कार्ल पॉपर, जॉर्ज स्टिंगलर, लुडविग वॉन मिजेस। ठीक है, तो याद रखिए नव उदारवादी पे भी पूछ लिया जाता है, नव उदारवादी सिद्धांत की स्थापना जो है किस सोसाइटी द्वारा की गई? तो मोंट पेलेरिन सोसाइटी। कब स्थापना हुई इस सोसाइटी की? 1947 में। या कौन इसके संस्थापक सदस्य हैं? कोई सा भी नाम दे सकता है, फ्रेडरिक फ्रीडमैन, कार्ल पॉपर, स्टिंगलर, लुडविग वॉन मिजेस। तो याद रखिए। अब आता है इसका अगला पॉइंट है, इसी में अमेरिका में नारी स्वतंत्रता आंदोलन में इसे स्वीकार किया गया। जो अमेरिका में महिलाओं से संबंधित स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए थे, उसमें जिस सिद्धांत को लोगों ने लाइक किया था, जिस सिद्धांत के अनुसार लोगों ने आंदोलन किया था, वो उदारवादी ही आंदोलन था। मेरे पहले वीडियो में मैंने भी बताया था उस समय। तो अच्छा, इसमें जेसी बर्नार्ड एक पुस्तक लिखी है, द फ्यूचर ऑफ मैरिज, उसमें इस सिद्धांत की चर्चा उन्होंने की है। तो देखिए, इसमें पुस्तक भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में जो आंदोलन हुआ था उसमें किस सिद्धांत को स्वीकार किया था? तो ये भी पूछा जाता है, नव उदारवादी से प्रसिद्ध दार्शनिक, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, और उसके बाद ये किसको जिम्मेदार मानते हैं और कैसे इसको दूर किया जा सकता है, दोनों ही बात हैं। और कब लोकप्रिय रहा, भारत में किससे इसका संबंधित है, और इसके जनक कौन है? उदारवादी नारीवाद शास्त्रीय लोक कल्याणकारी के नाम से जाना जाता है। तो हर पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, कोई भी छोड़ने लायक नहीं है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, मार्क्सवादी नारीवाद, मार्क्सिस्ट थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तो इसके जनक कौन है? मार्क्स एंजल्स हैं। ठीक है, पुस्तक उनकी द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये जो है, जैसा कि बताया कि महिलाओं के साथ असमानता और शोषण के लिए पूंजीवादी समाज को उत्तरदायी मानते हैं। उनके साथ पूंजीवादी समाज में आर्थिक रूप से शोषण होता है, आर्थिक असमानता ही जो है उनके इस महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के लिए जिम्मेदार है, या जेंडर डिफरेंसेस के लिए पूंजीवादी समाज, आर्थिक असमानता और आर्थिक शोषण जिम्मेदार है। क्योंकि मार्क्स है तो पूंजीवाद का तो हमेशा विरोध करते हैं, तो हम उसको साथ लेंगे, अर्थ उनके साथ चलता है। तो आर्थिक शोषण, आर्थिक असमानता, पूंजीवाद, महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार की बात कौन करता है? मार्क्सवादी नारीवाद। और इसको दूर कैसे किया जा सकता है? तो दूर करने के लिए क्या है कि असमानता को श्रमिक वर्ग की आर्थिक उन्नति या स्थिति में सुधार करके तथा वर्ग संघर्ष द्वारा किया जा सकता है। तो मार्क्स वर्ग संघर्ष मानी मार्क्स, तो वर्ग संघर्ष के द्वारा ही जो है इसको असमानता को दूर किया जा सकता है। और श्रमिक वर्ग की जब आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो महिलाओं की उन्नति ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और महिलाओं के साथ जो अन्याय, अत्याचार, असमानता, शोषण हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पूंजीवाद, असमानता, ये सब मार्क्स से जुड़े हुए हैं, तो मार्क्सवादी सिद्धांत है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं उसमें देखिए, पहला क्या है? स्त्रियों की अधीनता प्राणी शास्त्रीय परिणाम नहीं है, वरन यह सामाजिक व्यवस्था का फल है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था ही असमानता के लिए जिम्मेदार है, नहीं समाज को जिम्मेदार बताते हैं, सामाजिक व्यवस्था का फल है। अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है? वो बोलते हैं, साम्यवादी क्रांति से संपत्ति का अधिकार समाप्त होंगे, तभी स्त्री को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ठीक है,
संपत्ति यानी पूंजी का अधिकार समाप्त हो जाए, पूंजीवाद खत्म हो जाएगा, तो शोषण बंद हो जाएगा, समानता बंद हो जाएगी, और फिर उसको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी पक्ष हैं उनसे संबंधित स्वतंत्रता प्राप्त होगी और ये दूर हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। देखिए, सामाजिक व्यवस्था का फल बोल रहा है इसमें, और उसमें क्या उदारवाद में समाज जिम्मेदार था, वहाँ समाज केवल था, यहाँ सामाजिक व्यवस्था है। याद रखिए, एक एक वर्ड जो है इम्पोर्टेंट है, इसी के आधार पर अंतर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बुक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स एंजल्स है, मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी सिद्धांत। अब आते हैं नेक्स्ट, उग्र उन्मूलनवाद सिद्धांत, रेडिकल, आमूलचूल या कट्टरपंथी सिद्धांत। चारों नाम इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेडिकल को आप मत भूलिएगा। ठीक है, ये इसके जनक मैरी डेली हैं। मैरी डेली से पूछ लिया जाता है भाई रेडिकल के फादर कौन है, तो मैरी डेली हैं। और इसकी लिए अमेरिका में 1967 में 1967 में रेडिकल नारीवादी संगठन एक बना। रेडिकल नारीवादी संगठन कब बना? 1967 में। कहाँ बना? अमेरिका में बना। या पूछ लिया था रेडिकल नारीवादी संगठन का संबंध किस सिद्धांत से है? ऑप्शन में दे दिया मार्क्सिस्ट, दूसरा समाजवादी, तीसरा दे दिया आमूलचूल, चौथा दे दिया लिबरल। तो आप किससे लगाएंगे? आमूलचूल। ठीक है, याद रखिए, रेडिकल नारीवादी संगठन का संबंध रेडिकल थ्योरी से होगा, वही है। अब इसमें सिद्धांत के अंतर्गत ये बोलते हैं कि असमानता और महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पुरुष समाज या पितृतंत्र या पुरुष जिम्मेदार है। यानी उनके सिद्धांत के अनुसार क्या, महिलाओं के साथ जो असमानता हो रही है वो पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है व्यवहार ऐसा, जिससे उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, और उस पुरुष प्रधान समाज को ही जिम्मेदार बताते हैं। और इसको दूर करने के लिए बताते हैं कि पुरुषों के प्रभाव को खत्म कर देंगे तभी ये असमानता दूर होगी, महिलाओं का वर्चस्व की स्थापना होगी तभी ये असमानता दूर हो सकते हैं। यानी ये कहने का मतलब पुरुष जो ऊपर पुरुष प्रधानता जो समाज में है उसको ख़त्म हो जाएगा, तभी जो है महिलाओं के साथ न्याय हो सकता है। यानी हर चीज़ के लिए महिलाओं के साथ हो रहे शोषण के लिए जिम्मेदार पुरुष है, पितृतंत्र है, पुरुष समाज, पुरुष प्रधान समाज, पुरुष ही जिम्मेदार है। और इस पुरुष प्रधान समाज को ख़त्म कर दो, उखाड़ फेंको, नष्ट कर दो, तभी जो है महिलाओं के साथ न्याय होगा। ये गुरु याद रखिए आप। और इस सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक हैं या दार्शनिक हैं वो एरकिंसन है, दूसरे नंबर पर ब्राउन मिलर है, तीसरे नंबर पर कोलमैन है, चौथे नंबर पर फायरस्टोन है, और पाँचवें नंबर पर कैट मिलिट है, और फिर मॉर्गन है। सभी इम्पोर्टेंट हैं, पूछते रहते हैं। मॉर्गन, कैट मिलिट जो बताया था प्रमुख नारीवादी हैं, फेमिनिस्ट हैं, तो इससे हैं वो, आमूलचूल से उनका संबंध है। फायरस्टोन, कोलमैन, ब्राउन मिलर और एरिक्सन। इस सिद्धांत की जो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट हैं। जो पहला क्या है, ये कह रहे हैं कि वेश्यावृत्ति में संलग्न महिलाएं भी अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करती, बल्कि यहाँ भी वे उत्पीड़न की ही शिकार होती हैं। यानी वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन जो होता है उसमें जो है वो भी पुरुष उसके लिए जिम्मेदार है, और महिलाएं वो अपनी इच्छा से वो नहीं होता है काम, उसके लिए भी पुरुष प्रधान समाज ही जिम्मेदार है, और वहाँ भी उत्पीड़न की ही शिकार होती है। पूछा तो एक स्टेटमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट है। दूसरा है समाज की समग्र पुनर्व्यवस्था की बात करते हैं। समग्र मतलब पूरे तरीके से समाज की पुनर्व्यवस्था करनी है, दोबारा से व्यवस्था की जाएगी, तभी ये समानता महिलाओं को मिलेगी। तो इसका देखिए हर लाइन इम्पोर्टेंट है, आप लोग कोई भी चीज़ छोड़िए मत। ठीक है, छोड़ देंगे तो ये आपको छोड़ देगा, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है सिद्धांत पर, उसको है समाजवादी नारीवादी सिद्धांत या सोशलिस्ट थ्योरी बोलते हैं। ये सिद्धांत जो है मार्क्सवाद प्लस उग्र उन्मूलनवाद यानी रेडिकल थ्योरी का मिश्रित स्वरूप है, यानी दोनों के तत्व इसमें समाहित हैं। मार्क्सवादी क्या था? पूंजीवाद को दोस्त बना रहा था। उग्र उन्मूलनवाद पुरुष को, मार्क्सवादी पूंजीवाद को रेस्पॉन्सिबल मान रहा था, और उग्र उन्मूलनवाद पुरुष को
यानी पुरुष प्रधान समाज की वजह से जो असमानता है, और यहाँ ये पूंजीवादी समाज। तो ये देखिए क्या कहते हैं, असमानता के लिए या शोषण के लिए समाज की जाति, वर्ग और लिंग असमानता। लिंग जैसे कि उग्र उन्मूलनवाद में पुरुष की बात की थी, तो मतलब यहाँ लिंग उससे संबंधित है। जाति और वर्ग यानी पूंजीवादी समाज। ठीक है, तो ये बात हो रही है यहाँ पर कि समाज में जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ग व्यवस्था है, जो लिंग असमानता है, वही महिलाओं के साथ हो रहे शोषण या असमानता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसको दूर कैसे किया जा सकता है? दूर करने के लिए वही है, समाज में बदलाव लाना पड़ेगा, अर्थात जाति, वर्ग और लिंग असमानता को समाप्त किया जाएगा, तभी यह उनके साथ हो रहे अन्याय को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जाति, वर्ग और लिंग असमानता किस सिद्धांत के अनुसार नारी के शोषण के लिए जिम्मेदार है? तो समाजवादी सिद्धांत। या किस सिद्धांत से उसका संबंध है? तो समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट थ्योरी। इस सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वाक्य हैं वो दो हैं। पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करना। इस सिद्धांत के अनुसार यह है कि महिलाएं जब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी तभी समानता आ सकती है। दूसरा है महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकार पर जोर। यदि महिलाओं को व्यक्तिगत अधिकार दिए जाएं तब ही असमानता दूर हो सकती है। व्यक्तिगत अधिकार की बात समाजवादी करता है, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की बात समाजवादी नारीवाद सिद्धांत करता है। तो देखिए ये चारों सिद्धांत आप लोग, मैंने इसको और ज़्यादा डिटेल में यहाँ फर्स्ट वीडियो में मैंने किया था, थोड़ा थोड़ा था उसमें, लेकिन यहाँ मैंने उसको और ज़्यादा डिटेल में किया है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए। चारों सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो रिडजर के सभी सिद्धांत, लिंग डिफरेंसेस, लिंग इनइक्वलिटीज, लिंग हरेसमेंट, तीनों के सब पार्ट, सब डिवीजन है ये, तो हर चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से इसको तैयार करें। अब आते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट महिलाओं की उन्नति, उत्थान और प्रगति के लिए कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, कुछ मिशन सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, कुछ नीतियां हैं, कुछ अभियान हैं, कुछ कमीशन है, कुछ बोर्ड है, कुछ परिषद, यानी सरकारी प्रयास जो है महिलाओं की उन्नति के लिए जो किए गए हैं उस पर संबंधित अक्सर करके क्वेश्चन पूछते हैं। सन पूछ लेते हैं, और उनकी स्थापना कब हुई या कब गठित किया गया, कब नीति बनी, कब योजना बनी। तो आप लोग उसको याद करिए। जैसे आज़ादी से पहले यानी फ्रीडम से पहले 1875 में भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद की स्थापना हुई। तो पूछ लिया था कब भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना हुई? 1875 में। 1917 में भारतीय महिला समिति की स्थापना मद्रास में हुई। तो पूछ लेते हैं कि भाई भारतीय महिला समिति की स्थापना कब हुई? 1917 में। कहाँ हुई? मद्रास में हुई। उसके बाद 1927 आता है। ये सब मैंने जो है ईयर वाइज लगाए हैं, यानी जो ईयर पहले आ रहा है उसको पहले, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो आज़ादी से पहले के तीन इसमें हैं, तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। 1875, 1917, 1927। 1927 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन पूना में हुआ था। तो सम्मेलन कब हुआ था? 1927। कहाँ हुआ था? पूना में। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इसमें 1927, 1917, 1875 याद रखिए। इस पर अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब आयोजित हुआ, कहाँ हुआ? अब आते हैं आज़ादी के बाद, 1947 के बाद। तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, हम लोग जानते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 1947 से 64। तो जवाहरलाल नेहरू जब 1947 से 64 का पीरियड चल रहा था तो उस समय चार चीज़ें महिलाओं की उन्नति के लिए हुई थी। 1948 में एक अधिनियम आया था, फैक्ट्री अधिनियम। उसमें फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। तो पूछा जाता अक्सर फैक्ट्री अधिनियम कब बना? 1948। और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी। यानी इस बोर्ड के द्वारा महिलाओं की उन्नति के लिए काम किया गया। 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई। पूछा जाता है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1953, 54, 55, 56। तो हम लगाएंगे 1953। उसके बाद 1958 में अपंग और अनाथ महिलाओं की स्त्रियों की सहायता के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा योजना बनाई गई। यानी 1953 में इसका गठन हो गया था, तो 5 साल बाद ही उन्होंने योजना उनके लिए, अनाथ और अपंग महिलाओं के लिए योजना बनाई। उसके बाद 1964 में कोठारी कमीशन गठित हुआ।
कोठारी कमीशन का संबंध शिक्षा से है, तो शिक्षा के माध्यम से भी महिलाओं की उन्नति के लिए प्रयास किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू यानी के टाइम पर 4 सन आप याद रखिए, 48 फैक्ट्री अधिनियम, 53 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, 1958 अपंग और अनाथ महिलाओं के कल्याण के लिए, 64 में कोठारी कमीशन। अब आ जाता है जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री रही थी, 2 बार ये प्रधानमंत्री रही, यानी इनके 2 बार के कार्यकाल में योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गई। एक तो 1966 से 77 तक का इनका पीरियड था और 80 से 84 तक का पीरियड था। तो 66 से 77 के जो पीरियड था उस समय 1970-72 में बच्चों तथा स्त्रियों में कुपोषण को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना बनाई गई। पूछ लिया जाता है कुपोषण को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना कब बनाई गई? बच्चों तथा स्त्रियों के लिए 1970-71 में बनाई गई। 71 में क्या हुआ? कमेटी ऑफ स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया, यानी महिलाओं की स्टेटस में भारत में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई 1971 में। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कब बनाई गई? 1971 में। उसके बाद 75-76 में प्रौढ़ महिलाओं के लिए प्रकार्यात्मक साक्षरता अभियान चलाया गया। प्रकार्यात्मक साक्षरता अभियान कब चलाया गया? 1975-76 में। किन के लिए चलाया गया? प्रौढ़ महिलाओं के लिए। याद रखिए, प्रौढ़ महिलाओं के लिए प्रकार्यात्मक साक्षरता अभियान चलाया गया। और 1976 में विश्व खाद्य योजना चलाई गई। विश्व खाद्य योजना 1976 में आई। तो इसके जो फर्स्ट जो पीरियड था इंदिरा गांधी जी का, तो 70-71 में एक तरीके से 2 ही हो गई, कमेटी ऑफ स्टेटस और ये कुपोषण। 75-76 इसमें भी 2 हो गए, प्रकार्यात्मक साक्षरता और विश्व खाद्य योजना। विश्व खाद्य योजना कब शुरू की गई? 1976 में। अब आ जाते हैं राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके समय पे 3 जो है काम किए गए महिलाओं की उन्नति के लिए। एक कल्याण मंत्रालय बना 1985 में। राजीव गांधी जी का टाइम पीरियड था 84 से 89, यानी 5 साल का, 5 ईयर। और 1985 में जो कल्याण मंत्रालय बना, 86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया। ठीक है, तो तीनों याद रखिए, 85 कल्याण मंत्रालय, 86 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 88 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ठीक है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 है और 88 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है। ठीक, अब अटल जी का टाइम आ जाता है 2004 में जब वो प्रधानमंत्री थे, तो 2002 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गठन किया गया। 2002 में पूछा जाता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब बना? अटल जी के टाइम पर 2002 में। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 के दौरान 2 चीज़ें हुई। एक 2005 में जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा महिलाओं के लिए लाई गई 2005 में, बहुत बार पूछा जाता है जननी सुरक्षा योजना। और 2010 में स्वावलंबन योजना भी लाई गई मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 2010 में, जिसको अटल पेंशन योजना नाम बस का बदल दिया गया। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने बदला, स्वावलंबन योजना का नाम ही अटल पेंशन योजना है। ठीक है, कब हुआ? हुआ 2010 में। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जननी सुरक्षा योजना और स्वावलंबन या अटल पेंशन। अब मोदी गवर्नमेंट आई 2014 से, आप जान ही रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में लॉन्च हुई। इसका डेट भी याद रखिए, 28 अगस्त 2014। 2014 तो जनरली सब लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। 28 अगस्त 2014, 28 सितंबर, 28 अक्टूबर, 28 नवंबर। ठीक है, या पूछ लिया 25 नवंबर, 28 अगस्त, या कोई XYZ डेट दे दी तो 28 अगस्त आप लोग याद रखिए। 15 अगस्त के बाद 28 अगस्त आता है, ये मतलब थोड़ा याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। 15 अगस्त के बाद 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, स्वच्छ भारत मिशन की योजना शुरू की गई। स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया 2014 2 अक्टूबर, बहुत बार पूछा जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती याद रखिए, गांधी जी स्वच्छता के प्रेमी थे, तो स्वच्छ भारत। उसके बाद योजना शुरू की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये 2015 में आई, 22 जनवरी 2015, 26 जनवरी से पहले। ठीक है, 4 दिन पहले 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ। स्वाधार योजना चलाई गई 1 जनवरी 2016 को, और स्टैंड अप योजना 5 अप्रैल 2016। 2016 में 3 है, स्वाधार, स्टैंड अप और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, अब 2016 में 1 अप्रैल को स्वाधार, 5 अप्रैल को स्टैंड अप और 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है भाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की? 21 अक्टूबर 2016। और स्टैंड अप कब शुरू हुई? उसके बाद 2017 में जो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना शुरू की गई 2017 में। और 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना गांव के लिए 1 जून 2020 को लॉन्च हुई। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी 1 जून 2020 को लॉन्च हुई। तो देखिए ये सभी इसमें इम्पोर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2017, प्रधानमंत्री आवास योजना, वन नेशन वन पेंशन कार्ड योजना। ठीक है, तो आप लोग सब याद करिए। देखिए बिना याद करे बिना कोई काम नहीं चलेगा, सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। अब आते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम, 1829, इनका संबंध राजा राम मोहन राय से है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर इससे रिलेटेड है, उन्होंने इसके लिए काम किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए काम किया था। तो बहुत बार पूछा जाता है 1829 याद रखिए। 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये तो 1900 से पहले। और 1900 के बाद देखें 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना, जो 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ। 1929 बाल विवाह बहुत बार पूछा जाता है, इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1937 में 2 अधिनियम बने, हिंदू स्त्रियों को संपत्ति अधिकार अधिनियम, संपत्ति में हिंदू स्त्रियों को अधिकार के संबंधित जो प्रावधान किए गए 1937 में। और शरीयत अधिनियम 1937 में बना। बहुत बार पूछा शरीयत अधिनियम कब बना? 1937। और संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937। उसके बाद ये 1960 का दशक है, यानी इसको मान लीजिए 54 से लेकर 56 तक का काम है। 54 में विशेष विवाह अधिनियम, 55 में हिंदू विवाह अधिनियम, 56 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 56 में ही दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, और 56 में ही स्त्री तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम बना, जो 1 मई 1958 से पूरे भारत में लागू हुआ। ठीक है, तो 54 याद रखिए। विशेष विवाह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू विवाह तो बहुत पूछी मत, 1955 में, जिसमें 1976 में संशोधन हुआ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 उत्तराधिकार, और 56 में ही 56 में 3 चीज़ें हैं, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और अनैतिक व्यापार निरोधक। ठीक, 1958 से पूरे भारत में लागू 56 का उत्तराधिकार अधिनियम। अब आ जाते हैं 1961 में 2 अधिनियम बने। दहेज निरोधक अधिनियम, जिसमें 1986 में संशोधन हुआ, और यह दहेज निरोधक अधिनियम 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ। बहुत बार पूछा जाता है दहेज निरोधक अधिनियम कब बना? 1961। लागू कब हुआ? 61 में ही हुआ, लेकिन 1 जुलाई से लागू हुआ। ठीक है, यह संशोधन कब हुआ? 1986 में हुआ। प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 याद रखिए। 1979 समान वेतन अधिनियम बना। 1984 हिंदू कोड बिल बना। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। ठीक है, 1992 बहुत बार पूछा राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना? 1992। और 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया। ठीक है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये जो होती हैं, ये इनमें जो है महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 1/3 कब से मिलना चालू हुआ? 1993 से लागू हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां 74वां हुआ था। 73वां 74वां संशोधन कब हुआ था? 1992 में। तो सन पर ध्यान दीजिए, 1992 में हुआ संशोधन, लागू हुआ 1993 से। कितना आरक्षण मिला? 1/3, 1/3। संविधान संशोधन का नाम क्या है? 73वां 74वां। पूछ लिया जाता है 1992 में महिलाओं को पंचायतों में जो आरक्षण मिला वो कौन सा संविधान संशोधन था? 71वां, 72वां, 73वां, 74वां, 75वां, 76वां? तो आप 73, 74 लगाएंगे।
2005 में महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 2005 में ये अधिनियम बना। तो देखिए हर चीज़ इसमें अधिनियम सब महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महिला आयोग, पंचायत राष्ट्रीय संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। समान वेतन 79 बहुत, दहेज 1961, उत्तराधिकार 1956, विशेष विवाह 54, अंधु विवाह 55, शरीयत 37, संपत्ति अधिकार 37, बाल विवाह 1929, सती प्रथा 1829, राजा राम मोहन याद रखिए 1856, विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम है, अक्सर करके पूछते ही हैं। वही महिलाओं का पेपर है, जेंडर सोसाइटी कोई ऐसा नहीं है। अब देखिए आईपीसी की धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आईपीसी की धारा 376 बलात्कार से संबंधित है। आईपीसी की धारा 366 भगा ले जाने का संबंधित है। और 361 का संबंध अपहरण से, यानी किसी महिला के साथ यदि बलात्कार हो जाता है तो आईपीसी की धारा 376 के तहत उस पर केस किया जाता है। कोई भगा ले जाता है तो 366, और किसका अपहरण हो जाता है तो 361। तो साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आगे की बात मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इसमें हर चीज़ को अच्छे से करिए, सभी पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।